तो आज हम नॉन टॉक्सिक मल्टीन्यूट्रल गोइटर पढ़ेंगे, जो कि एक हमारा सिंपल गोइटर होता है, जिसको हम नॉन टॉक्सिक गोइटर भी कहते हैं। तो नॉन टॉक्सिक मल्टीन्यूट्रल गोइटर पढ़ेंगे। तो इसकी क्या क्या पढ़ना है हमें इसके बारे में। तो इसकी पैथोलॉजी पढ़नी है, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेशन हमें आज पढ़ना है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी पहले। तो डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ, थायराइड ग्लैंड की जो है वो ग्रोथ कैसी हो रही है, डिस्कॉर्डेंट मतलब कि एबनॉर्मल, जो हमें चाहिए थी जैसे होती नॉर्मली वैसे नहीं हो रही, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ। उसके साथ साथ फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अल्टर हो रहे हैं हमारे थायराइड फॉलिकल। जो थायराइड फॉलिकल है वो कैसे हो रहे हैं, अल्टर हो रहे हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली दोनों भी। और वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर मल्टीपल नोड्यूल्स इन थायरॉइड्स, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीपल नोड्यूल्स इन थायरॉइड, ऐसे वो प्रेजेंट करते। तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ की वजह से उसके साथ साथ जो थायरॉइड फॉलिकल्स हैं वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अल्टर भी हो रहे हैं, और वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि मल्टीपल नोड्यूल्स हो गए थायरॉइड में, है ना। अब इटियोलॉजी क्या है कि किसकी वजह से हो सकता है, तो उसकी कॉजेस क्या क्या है। तो फ्लक्चुएशन इन थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसको वो एक कॉज है। आयोडीन डिफिशियंसी कॉज होता है। गोइट्रोजन, दो पढ़े थे हमने, ब्रासिका फैमिली के जो भी मेंबर आते हैं वो गोइट्रोजन कहलाते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक भी डिस्पोजिशन होता है, और इस हार्मोजेनेसिस की वजह से भी हो सकता है कि उसके अंदर क्या हुआ हो, नॉन टॉक्सिक मल्टी नोडुल्स फॉर्म हो गए हो, मल्टी नोडुल्स, एक से ज़्यादा नोडुल्स फॉर्म हो गए, है ना। तो ये सब कॉजेस है कि थायराइड हार्मोन के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर ढेर सारे नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसको हमने मल्टी नोडुल कहा है, और नॉन टॉक्सिक नोडुल्स है वो कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ कॉजेस को याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रखो कि आपकी किसी से फाइट हो गई है, और फाइट की वजह से आपके अंदर डिसहार्मोनोजेनेसिस हुआ है, मतलब आपके हार्मोन जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे, डिसहार्मोनोजेनेसिस हुआ है ना। तो फाइट्स लीड टू क्या हुआ है, डिसहार्मोनोजेनेसिस, ठीक है। तो एफ से क्या आएगा हमारा, फ्लक्चुएशन इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। एफ और ये टी को जोड़ देना, फ्लक्चुएशन इन, कौन सा एफ और ये टी को जोड़ देना, तो फ्लक्चुएशन इन थायराइड स्टिमुलेटिंग लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल। और आई से क्या आएगा हमारा, तो आयोडीन डिफिशियंसी लिख लेना, आयोडीन डिफिशियंसी। जी से क्या आएगा, गोइट्रोजन लिख लेना, है ना। और एस से क्या आएगा, तो हेरिडिटरी, एस से क्या आएगा, हेरिडिटरी। और बचा हुआ डिसहार्मोनोजेनेसिस से डिसहार्मोन, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी में क्या होगा, तो परसिस्टेंट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो रही है यहाँ पे, स्टिमुलेट हो रही है। ये कंडीशन में क्या हो रहा है, परसिस्टेंट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्टिमुलेशन हो रहा है। उसकी वजह से अगर किसी ग्लैंड, अगर ये ग्लैंड है हमारी, ये सेल है, इस सेल पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट है, और इसका ये रिसेप्टर को बार बार अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ये जो सेल है ये अपने आप को क्या करेंगे, उसके काबिल बनाने के लिए ये अपने आप साइज़ बढ़ा लेंगे, है ना, या ढेर सारी सेल और बनेंगी, ताकि ये जो भी स्टिमुलेंट है उसको बीट कर सके। तो डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड बिकॉज ऑफ ऑल लोब्यूलर एक्टिव नाउ। तो अभी जो भी हाइपरप्लेजिया होगा वो कैसे होगा, डिफ्यूज, क्योंकि सभी जो भी लोब्यूल्स है ग्लैंड के वो सभी अभी फिलहाल में एक्टिव है, लेकिन बाद में फ्लक्चुएशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका क्या होगा, उसका लेवल में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिक्स एरिया फॉर्म होंगे, है ना। तो उसमें सब कुछ एक्टिव रहेंगे और कुछ इनएक्टिव रहेंगे, जो लोब्यूल रहे हमारे, है ना, विच सम एक्टिव एंड सम इनएक्टिव लोब्यूल प्रेजेंट रहेंगे। तो जो एक्टिव लोब्यूल्स है वो मोर वेस्कुलाइज होंगे, ऑब्वियस है, और उनमें ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएंगे, तो हाइपरप्लास्टिक हो जाएंगे। जो एक्टिव लोब्यूल्स है वो, उनका जो ब्लड सप्लाई वो बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ उनका साइज़ भी या उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। अब आगे क्या होगा, तो हेमोरेज ऑकर विद नेक्रोसिस इन द सेंटर ऑफ नोडुल, है ना। नोडुल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो जो भी हमारे एक्टिव थे, जिनका अभी हमने देखा था कि वेस्कुलर ज़्यादा है और हाइपरप्लास्टिक है, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, हेमोरेज हो जाएगा, है ना। उसके साथ नेक्रोसिस भी हो जाएगा। नेक्रोसिस कहाँ रहेगा, सेंटर में नेक्रोसिस रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये सब होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि नोडुल बोलेंगे, नोडुल फॉर्मेशन। तो नोडुल कैसे दिखता है हमारा, हेमोरेज होता है विद नेक्रोसिस इन द सेंटर, है ना, तो उसको बोलेंगे हम नोडल फॉर्मेशन। अब सेंटर ऑफ नोडल इज इनएक्टिव, सेंटर ऑफ नोडल ऑब्वियस है, वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ तो वो इनएक्टिव है, एंड ओनली मार्जिन इज एक्टिव, सिर्फ नोडल की जो मार्जिन है वो एक्टिव है। और फॉर्मेशन ऑफ मेनी नोडल, उसके बाद क्या हो जाएंगे, फिर वो वहाँ पे मार्जिन पे ढेर सारे नोडल फॉर्मेशन हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टी नोडुलर गोइटर। ये हुई हमारी पैथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद स्टेज क्या है,
स्टेजेस क्या क्या होती है जो हमने पढ़ी अभी, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीनोडुलर नॉन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर। तो पहली स्टेज थी हमारी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी देखा हमने, फ्लक्चुएशन इन थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा हमने, स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोडल्स है ना, उसमें क्या होता है कि जो मार्जिन्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, सॉरी जो सेंटर होता है वो इनएक्टिव होता है और इंटरनोडुलर टिश्यू जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, है ना। ये हो गई स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोडल। ऐसे ही ढेर सारे नोडल फॉर्मेशन होते रहेंगे हमारे बॉडी में, उसको हम मल्टीनोडुलर बॉडी बोलेंगे, है ना। क्लिनिकल फीचर क्या है, तो मोस्ट कॉमन जो है ये मिडिल एज में होता है, फीमेल में होता है ज़्यादा करके। ये स्लोली प्रोग्रेसिव, कुछ नहीं एग्रेसिव नहीं होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज है। जो मल्टीपल नोडुल ऑफ डिफरेंट साइज फॉर्म इन द बोथ लोब्यूल, दोनों भी जो भी हमारे लोब से थायराइड ग्लैंड के उसके अंदर अलग अलग साइज़ के नोडुल फॉर्म होते हैं, उसके साथ इस तरह में भी नोडुल फॉर्म होते हैं। और नोडुल कैसे फील होता है जब हम इसको ये करेंगे तो पाल्पेट करेंगे तो ये फर्म होता है। कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है, फर्म है। 3 टाइप की कंसिस्टेंसी आपको पता ही होगा, हार्ड, फर्म और सॉफ्ट। तो ये कैसे फील होगा, हमें फर्म फील होगा। और कुछ कंडीशन में ये जो नोडल्स है ये हमें हार्ड भी फील होता है और सॉफ्ट भी फील होता है। कब, जब हमारे ये जो ग्लैंड है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग उसका कैल्सिफाइड हो गई है तो कैसे फील होगा, हार्ड। और जब उसका नेक्रोस हो जाएगा तो कैसे फील होगा, सॉफ्टनेस फील होगा नोडल के अंदर। और ये नोडुलर रहेगा, है ना, नॉन टेंडर रहेगा, कोई पेन वेन नहीं रहेगा इसके अंदर। और मूव विद डिक्लोरेशन, जब हम कोई चीज़ निगल लेंगे तो तब उसके साथ ही मूव करेंगे। अगर अचानक से इसकी साइड बढ़ रही है ना, तो वो क्या सिग्निफाइज करेंगे कि मलिग्नेंसी हो गई है, या जो हमारा थायराइड नोड्यूल से उसके अंदर क्या हुआ है, हेमोरेज हुआ है, ढेर सारा, है ना। ये ऐसे ये करेंगे। पॉजिटिव कोचर टेस्ट मतलब क्या है कि कॉम्प्रेशन ओवर द ट्रैकिया, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीनोडुलर गॉइटर है तो ट्रैकिया पे क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कोचर टेस्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि T3, सीरम T3, T4, TSH और फ्री T4 भी हमें देखना है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें हमें सीरम कैल्शियम लेवल चेक करना है। उसके बाद क्या है, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड करेंगे। हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं हम, तो इसमें हमें जो इम्पाल्पेबल नोडल्स है वो भी दिखते हैं, है ना। नंबर ऑफ नोडल पता चेक कर सकते हैं हम और नेचर ऑफ नोडल पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर नोडल का साइज 0.3 सेंटीमीटर से कम है वो भी हमें हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड में देखने मिलता है। उसके बाद कौन सा टेस्ट है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, है ना। और जो भी हम एस्पिरेशन साइटोलॉजी करेंगे वो एक नोडल से नहीं, मोर देन 1 नोडल से, जो कि बेटर रहता है हमारे लिए। अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफनेक भी हम इसमें करते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा और एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे ऑफ नेक। तो हमें एक्सरे में क्या दिखेगा, जो रिम है या रिंग कैल्सिफिकेशन दिखेगा। कैसे दिखेगा, रिम या रिंग कैल्सिफिकेशन, है ना। और ट्रैकियल डेविएशन भी दिख सकता है इसमें। उसके बाद रेडियो आइसोटोप आयोडीन स्कैन भी करेंगे हम, जिसके अंदर हम जो आयोडीन लेते हैं वो 5 से 50 मिली क्यूरी लेते हैं। इसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि नोडुल की फीचर्स के बारे में पता कर सकते हैं ना। उसके बाद इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी क्या क्यों करते हैं, तो फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल पर्पस। डॉक्यूमेंटेशन लीगल पर्पस मतलब कि अगर किसी बंदे को पहले से ही एक वोकल कॉर्ड की पाल्सी है ना, हमें पता नहीं है, अगर हमने कोई सर्जरी करा दी और एक आधी क्योंकि ये जो डिसीज है इसमें रिकरेंट लैरिंजियल नो पाल्सी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हो सकता है कि दूसरे जो वोकल कॉर्ड है वो भी ख़राब हो जाए और पेशेंट बात ही नहीं कर पाएगा। तो उस लीगल पर्पस के लिए हम पहले से चेक करते हैं कि पेशेंट का जो भी वोकल कॉर्ड है वो सब नॉर्मल है। पर ट्रीटमेंट में सर्जरी है ना। और सर्जरी के साथ साथ सप्लीमेंटिंग विद लेवोथायरोक्सिन भी हम देते हैं, 0.1 to 0.2 mg देते हैं। सर्जरी क्या है कि सब टोटल थायरोइडेक्टोमी करेंगे, पार्शियल थायरोइडेक्टोमी करेंगे और टोटल थायरोइडेक्टोमी करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा करके सब टोटल थायरोइडेक्टोमी करते हैं, लेकिन क्या है ना, इसमें इसका रिकरेंट रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम टोटल थायरोइडेक्टोमी ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड भी हो सकता है, याद रखना। हेमोरेज इन नोडल्स हो सकता है, ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन और कैल्सिफिकेशन हो सकता है ना। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी आ सकती है।